So today what we are going to do is we'll start this new topic. न्यूक्लियर फिजिक्स का ही टॉपिक है. रेडियो एक्टिविटी. ओके, तो नोट्स में देख लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्या दे रखा है. डिस्कवर्ड बाय जेनरी बेकरल. ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मेरे को. तो रेडियो एक्टिव होता क्या है दैट हम लोगों ने भी पढ़ा है कि न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होता है देन इट ट्राइज टू बिकम स्टेबल. तो हैवी न्यूक्लियस जब स्टेबल अनस्टेबल से स्टेबल बनता है, हैवी न्यूक्लियस जो है जो कि अनस्टेबल होता है, हैवी न्यूक्लियस जो है जो अनस्टेबल होता है, अगर उसको स्टेबल बनना है देन व्हाट हैपेंस इज इट्स डिसइंटीग्रेट. जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था कि जो हैवी न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 240 है न्यूक्लियस, वो दो न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है मास नंबर 120 के. ओके, ये तो एक थ्योरेटिकल एग्जांपल था. सो द प्रोसेस विच वी इट अंडरगोज from unstable to stable, that is heavy nuclei disintegrates into stable nuclei, that which is known as fission. वो जिस वजह से होता है that is known as radioactivity. Okay, that is known as radioactivity. तो क्या लिखा है? The phenomenon of spontaneous emission of radiation. Spontaneous, this is again spontaneous. Okay, not that means it happens at an instant, it doesn't take any time. Spontaneous emission of रेडिएशन. ओके, तो इसका डिस्कवरी जो हुआ है बाय चांस हुआ था. सब्सटेंस विच शोज रेडियोएक्टिविटी आर नोन एज रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. तो हेवी न्यूक्लियाई जो है जो रेडियोएक्टिव दिखाते हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जैसे एग्जांपल यूरेनियम सबसे फेमस है, वो रेडियोएक्टिविटी फिनोमेना दिखाते हैं. ओके, रेडियोएक्टिविटी इज ड्यू टू द डिके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई. मैंने पहले लिख लिया जो रेडियोएक्टिविटी फिनोमेना क्या है, इट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ heavy unstable nuclei into stable nuclei. So this is what this is disintegration. इसका दूसरा प्रोसेस क्या होता है? इसका दूसरा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, जो कि बेसिकली जो लाइट अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो जब कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, जो कि लाइट एलिमेंट से जो सन पे होता है जो प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन. ओके, तो हम फ्यूजन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे फ्यूजन की बात कर रहे हैं. रेडियोएक्टिविटी डिके और डिसइंटीग्रेशन अनस्टेबल न्यूक्लियर, इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना एंड नॉट एन एटॉमिक फिनोमेना. ऑब्वियसली हम न्यूक्लियर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बार बार हैवी न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, सो इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना. इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना एंड नॉट एन एटॉमिक फिनोमेना. ओके, सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिनोमेना एंड एटॉमिक फिनोमेना. एटॉमिक फिनोमेना में क्या होता है? एटॉमिक फिनोमेना में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स jump from the ground state to the higher state, that is it's excited, yet again comes back to the ground state, jumping from higher excited state to its ground state. Or electrons are removed from the atoms and they are ionized. तो जो जो रिमूवल एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसी एटम में, दैट इज एन एटॉमिक फिनोमेना. और न्यूक्लियर फिनोमेना क्या होता है? इट इज रिमूवल और एडिशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियर फिनोमेना क्या है? रिमूवल और एडिशन ऑफ प्रोटॉन, या तो प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, टू द न्यूक्लियस. ओके, एक बात ध्यान रखना, जब
इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। तो न्यूक्लियर फिनोमिना में भी दो स्टेप्स होते हैं, जो मैं पहले ही डिफाइन कर लेता हूँ। न्यूक्लियर फिनोमिना में दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, यू गेट अ चाइल्ड न्यूक्लियाई। डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होता है, यू गेट अ चाइल्ड न्यूक्लियाई। ये चाइल्ड न्यूक्लियाई जो बनते हैं, इट मे बी बिकॉज ऑफ एमिशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल जो भी निकल गया न्यूक्लियस में से। बट ये चाइल्ड न्यूक्लियाई जो होता है, पहला प्रोसेस है डिसइंटीग्रेशन, जिसमें अपन को चाइल्ड न्यूक्लियाई मिलती है। दिस चाइल्ड न्यूक्लियाई, ये जो चाइल्ड न्यूक्लियाई हमारे को बनता है, दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट। दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट and it returns to its ground state by emission of gamma radiations. ओके, तो मैंने तुम्हारे को न्यूक्लियर फिनोमेना के दो प्रोसेस बताए हैं। पहला प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस जो है, पेरेंट न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें भी जो भी डिसइंटीग्रेट होना है, पेरेंट न्यूक्लियाई चाइल्ड न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। एक जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, बुक में कोई एग्जांपल दिया हो तो फॉर एग्जांपल, थोड़ा नीचे आके एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हारा, ताकि तुम्हें पता हाँ। जैसे यहाँ पे हो रहा है, यूरेनियम जो है, यूरेनियम का न्यूक्लियस थोरियम के न्यूक्लियस और हीलियम के न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ओके, या और कोई रिएक्शन हो, जैसे जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस है, वो सल्फर में चेंज हो रहा है, और खाली एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो जैसा, एंटी न्यूट्रिनो जैसा पार्टिकल एमिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम नियोन में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन निकला है और यहाँ पे पॉजिट्रॉन निकला है, तो बहुत कुछ हो रहा है। ओके, बट तो ये जो प्रोसेस है, ऊपर वाले जो प्रोसेस है जो मैंने बताया, जैसे यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम पार्टिकल एमिट हो रहा है, या पोटेशियम सल्फर में, पोटेशियम हीलियम में जा रहा है, सोडियम में, फॉस्फोरस सोडियम में जा रहा है, सोडियम नियोन में जा रहा है, ये सब तो ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास थोरियम मिला है या कोई भी न्यूक्लियस मिला है, वो वापस से गामा रेडिएशन एमिट करके ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, कोबाल्ट। कोबाल्ट जब न्यूट्रल न्यूक्लियस, कोबाल्ट का जब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है तो हमारे को निकल मिल रहा है। ठीक है, निकल का जो न्यूक्लियस है वो इस स्टेट में ऊपर वाली लाइन पे है, बीटा पार्टिकल एमिट हो गया है, कोबाल्ट निकल का न्यूक्लियस बन चुका है, लेकिन निकल का जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में, अब वो दो बार गामा रेडिएशन एमिट कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, खाली तुम्हारे को याद रखना होगा। तो दोनों बार, एक बार पहली बार 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन एमिट हो रहा है, और दूसरी बार 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एमिशन रेडिएट हो रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, पेरेंट न्यूक्लियस चेंजेस टू चाइल्ड न्यूक्लियस। P is for parent, C is for child, ऐसा मान लो। ओके, सिंपल एग्जाम्पल, पेरेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन के बाद चाइल्ड न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेट हो गया। ओके, और कैसे हुआ है, या तो उसने अल्फा पार्टिकल एमिट किया है या बीटा पार्टिकल एमिट किया है, या दो न्यूक्लियस के टुकड़े हो गए, वॉट एवर। ये चाइल्ड न्यूक्लियस जो है, दिस इज राइट नाउ इन द एक्साइटेड स्टेट। दिस इज राइट नाउ इन द एक्साइटेड स्टेट। इट विल रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट बाय मल्टीपल ट्रांजिशंस। आई डोंट नो कितने ट्रांजिशन होंगे, जैसे कोबाल्ट न्यूक्लियस का बताया था, निकल न्यूक्लियस में दो ट्रांजिशन थे, कितनी भी ट्रांजिशन हो सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजिशंस। और हर ट्रांजिशन में क्या एमिट होता है, एवरी ट्रांजिशन एमिट्स क्या एमिट करता है, गामा रेडिएशंस। गामा रेडिएशंस। तो देखो, एनर्जी भी दो तरीके से रिलेट हो रही है, रिलीज हो रही है यहाँ पे। पहले एनर्जी रिलीज हो रही है जब पेरेंट न्यूक्लियस चाइल्ड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, तो चाइल्ड न्यूक्लियस हमेशा स्टेबल होगा। स्टेबल होगा मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। चाइल्ड न्यूक्लियस स्टेबल होगा मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी।
और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, इसका मतलब उतनी एनर्जी रिलीज होगी मास डिफेक्ट की वजह से, उतनी एनर्जी रिलीज होगी मास डिफेक्ट की वजह से। तो पहली एनर्जी तो वहां पे रिलीज हो रही है जब पेरेंट न्यूक्लियस चाइल्ड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो क्या हो रहा है, वापस से यहाँ पे लिख लेता हूँ। पूरे न्यूक्लियस इंटीग्रेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दो स्टेप में हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है वो दो स्टेप में हो रही है। पहली तो हो रही है जब पेरेंट से चाइल्ड कन्वर्ट होता है, स्टेबल न्यूक्लियाई, स्टेबल न्यूक्लियाई रिजल्टिंग इन मास डिफेक्ट रिलीज्ड एज एनर्जी, रिलीज्ड एज एनर्जी, जिसको अभी अभी हम स्टडी करेंगे। और उस एनर्जी को हम बोलेंगे क्यू फैक्टर। अभी 2 मिनट बाद वो टॉपिक स्टडी करेंगे, उसको बोलेंगे क्यू फैक्टर। ये पहला स्टेप हो गया। एंड दूसरी एनर्जी कब रिलीज होती है? रिलीज ऑफ गामा रेडिएशंस व्हेन चाइल्ड न्यूक्लियाई jumps from excited state to ground state। क्लियर है? जब चाइल्ड न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट। अब अगर अच्छा, अभी आगे आने वाला है लेकिन अभी से बता दो, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी देख लो। डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक एनर्जी वर्सेस न्यूक्लियर एनर्जी, डिफरेंस देखो। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जब एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो एनर्जी किस ऑर्डर की है? ऑर्डर किसका है इसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर है ना? और अच्छे खासे अपन ने वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स स्टडी की है बोर मॉडल में। और हमें मालूम है हर जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। 5 से 4 आ सकता है, 4 से 3 आ सकता है, 3 से 2 आ सकता है, 2 से 1 आ सकता है, एक एक स्टेप करके। 5 से सीधा 1 आ सकता है, 5 से सीधा 4 आ सकता है, फिर 4 से 1 आ सकता है, 5 से सीधा 3 आएगा, फिर 3 से 2, 2 से 1, या 3 से सीधा 1। तो हर पॉसिबिलिटी हमारे पास डिफाइंड है। सो एटम्स के लिए हमारे पास जो एनर्जी लेवल से वेल डिफाइंड उसका स्ट्रक्चर अवेलेबल है। न्यूक्लियर एनर्जी में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। ओके, हम हमारे सिलेबस में भी नहीं। बट मैं ऑर्डर की बात करूं तो ना, अभी तुमने देखा होगा जो गामा रेडिएशन की जो एनर्जी का ऑर्डर दिया था, 1.17 1.33 वाला, जो इट वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इज 10 पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज ये 10 लाख टाइम, 10 लाख टाइम्स मोर है एज कंपेयर टू एटॉमिक एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 10 पर 6 टाइम्स मोर देन द एटॉमिक एनर्जी। ये ऑर्डर है इसका। और एग्जाम में ऐसा ऑर्डर के ऊपर भी सवाल आया हुआ है, तो हमारे को ये ऑर्डर याद रखना चाहिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस।
ओके, सो लेट्स मूव अहेड. सो दिस वाज इंट्रोडक्शन जो मेरे को रेडियोएक्टिविटी का देना था. हाँ, ये को बता दे. In an unstable nucleus emits alpha particle or beta particle, and after the emission of alpha or beta particle, remaining nuclei may emit gamma particles and come to a more stable nucleus. सब कुछ मैंने कवर कर लिया. यहाँ पे ही मैंने बता दिया ना, पेरेंट से चाइल्ड में जो ये मास डिफेक्ट हो रहा है, ये जो कन्वर्जन हो रहा है, कहाँ पे पेरेंट से चाइल्ड वाला जो भी है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, है ना. एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में. सो नाउ वी कम टू अल्फा डीके. व्हाट इज अल्फा डीके? अल्फा डीके क्या होता है? अल्फा डीके, इसमें क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस ये होता है, इज एमिटेड. हीलियम का न्यूक्लियस इज एमिटेड. हीलियम न्यूक्लियस मतलब क्या हो गया? हीलियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो एटम में से, तो क्या बचा? न्यूक्लियस. सो बेसिकली जब हीलियम न्यूक्लियस की बात करते हैं, हीलियम न्यूक्लियस इज emitted is a doubly charged helium atom. It is a doubly charged एटम. इसलिए बोल रहा हूँ कि अब एटम तो बचा नहीं एक्चुअली, बट ठीक है, डबली चार्ज एटम बोलो, डबली चार्ज न्यूक्लियस बोलो, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गए, तो एटम तो बचा ही नहीं. तो इसमें अब क्या है? इस हीलियम न्यूक्लियस के पास क्या है? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है. दोनों इलेक्ट्रॉन हमने हीलियम एटम में से निकाल लिए, तो बचा सिर्फ न्यूक्लियस. एक्चुअली हीलियम एटम में से 2 न्यूक्लियस नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन ही निकाले. जो न्यूक्लियाई जो है, उसमें से एक बंच निकलता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का. एटम होता ही नहीं वो एक्चुअली. तो न्यूक्लियस के अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ एक बंडल बन के बाहर निकलते हैं, इसीलिए उसको हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं. इट रिड्यूसेस प्रोटॉन नंबर Z by 2 and the neutron number N by 2 and the mass number A by 4. ओके, तो अगर अपन अल्फा पार्टिकल के डीके की बात करें, तो सपोज ये X न्यूक्लियर है जिसका मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर Z है. अगर ये डिसइंटीग्रेट होता है Y में, नया न्यूक्लियर Y बनता है और हीलियम पार्टिकल उसमें से निकलता है, हीलियम न्यूक्लियस. तो हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, तो जो अपना एटॉमिक नंबर है उसमें से 2 प्रोटॉन कम हो जाएंगे, तो नया जो एटॉमिक नंबर होगा वो Z-2 हो जाएगा. और अपने पास 2 प्रोटॉन निकले हैं और 2 न्यूट्रॉन निकले हैं, एंड मास नंबर इज व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो मास नंबर जो है 4 से रिड्यूस हो जाएगा, देन इट विल बिकम A-. सो जब भी न्यूक्लियर डीके में अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, तो ये इक्वेशन बनेगी. एटॉमिक नंबर Z will reduce by 2 and the mass number A will reduce by 4. A से A-4 हो जाएगा, Z से Z-2 हो जाएगा. The nucleus before the decay is called parent nucleus and the obtained after the decay is called daughter nucleus या child nucleus. daughter nucleus बोलते हैं, मैंने तुम्हारे को ये पहले ही बता दिया था. ओके, 2 एग्जांपल यहाँ पे है, उसको देख लो न्यूक्लियस डीके के. जैसे यूरेनियम का एग्जांपल ले ले, 23892. ओके, if it is decaying into thorium, यूरेनियम decays into thorium, तो अल्फा डीके हो रहा है. अगर अल्फा डीके हो रहा है तो वी ऑलरेडी नो कि मास नंबर तो 4 से डिक्रीज हो जाएगा एंड एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा. सो दिस विल बी द रिएक्शन फॉर द यूरेनियम. दूसरा एक और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ये तो मालूम है ना, ये यूरेनियम, ये थोरियम है, हीलियम है, लिख लेता हूं, चलो कोई बात. दिस इज यूरेनियम, दिस इज थोरियम and this is helium. Remember, these all are representing the nucleus. हम सारे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एटम की बात नहीं कर रहे. एटम अपनी जगह है क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन है, एटम में इलेक्ट्रॉन है. अगर इस थोरियम एटम की बात करेंगे
तो थोरियम एटम में अभी भी 92 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यही तो न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हुआ है ना, तो अभी उसके 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं एटम के पास। उसका क्या होगा वो अलग, उसकी कहानी अलग है। वी आर नॉट स्टडिंग दैट पार्ट। अभी खाली न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल गए। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखा बिस्मथ का, जो कि थेलियम में कन्वर्ट हो रहा है। बिस्मथ of mass number 212 and atomic number 83. Mass number 212 and atomic number 83 is converted into thallium plus helium. हीलियम है तो 42 हो जाएगा। दैट मीन्स 212 से 8 कम कर लो तो 208 बचेगा। 83 से 2 कम करो तो 81 बचेगा। दिस इज बिस्मथ एंड दिस इज थेलियम। Emission of alpha particles, the binding energy per nucleon increases and the residual nucleus tends towards stability. Okay. अब Q value. According to Einstein's mass energy equivalence relation, spontaneous decay is possible only when the total mass of the decay product is less than the mass of the initial product. तुम लोगों ने जब पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा होगा 11th क्लास में, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वाले में, तुमने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या था, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता था, सॉरी, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते थे, यू सेड दैट द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम एज द मास ऑफ द रिएक्टेंट। मास कंजर्व होता था। और यहां पे क्या हो रहा है, आइंस्टाइन ने क्या बोला है, इफ द डीके इज स्पॉन्टेनियस, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हाट इट इज, इफ द डीके इज स्पॉन्टेनियस, अगर ये डीके अपने आप हो रहा है, देन मास ऑफ y प्लस मास ऑफ एल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम, मास ऑफ एल्फा पार्टिकल इज लेस देन मास ऑफ x। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से कम है, तभी ये स्पॉन्टेनियस होगा, तो तभी ये अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाएगा। इट इज मूविंग फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। तो स्टेबल का जो मास है वो अनस्टेबल के मास से कम होगा। सो द मास ऑफ द प्रोडक्ट is less than the mass of the reactant. So mass of Y plus mass of alpha particle जो emit हुए is less than mass of X. Only when the total mass of the decay product is less than the mass of the initial nucleus. Okay. The difference in the mass appears as kinetics of product. अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो रेडिएशन वाली एनर्जी है, गामा रेडिएशन, वो सेकंड स्टेप में हो रही है। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, द एनर्जी रिलीज ड्यू टू मास डिफेक्ट, इस एनर्जी को जो रिलीज हो रही है मास डिफेक्ट, इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट किया, appears in the form of kinetic energy of the products, appears as kinetic energy. काइनेटिक ऑफ प्रोडक्ट मतलब एक्स तो खत्म हो गया, वाई और हीलियम बचा अपने पास, ठीक है। ये कहां से आएगा हमारे पास, जब काइनेटिक बनेगी, रिमेंबर द मास डिफेक्ट की जो एनर्जी है ई जो डेल्टा एमसी स्क्वायर, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास। अब रिलेशनशिप कंजर्वेशन ऑफ मास का नहीं है, रिलेशनशिप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नहीं है। रिमेंबर, neither we are conserving mass nor we are conserving energy. Now the relationship is mass energy relationship. तो जितना मास डिफेक्ट है वो किसके फॉर्म में अपेयर होगा, एनर्जी के फॉर्म में। और एनर्जी कौन से फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में नहीं है। दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, उतार लो, दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
उतार लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आगे जाके एक लाइन और ऐड कर लेता हूं। इनिशियली जो एक्स था वो रेस्ट पे था, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो वाई एंड हीलियम बना। अब वाई एटम, वाई का न्यूक्लियस और हीलियम का न्यूक्लियस दोनों मूव कर रहे हैं, देयर हैज टू बी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आल्सो। अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। सो व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, apart from using this energy mass relationship, when solving problem, also consider conservation of momentum. ओके और एनर्जी कितनी रिलीज होगी? डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और क्यू, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द डीके प्रोसेस इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और क्यू फैक्टर, वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। कैसे मिलेगी हमारे को? इनिशियल एनर्जी कितनी मिल रही है हमारे को? एनर्जी हम किसकी बात करें? न्यूक्लियस की एनर्जी की बात करें। तो सपोज कर लो दिस इज मास ऑफ एटम ऑफ एक्स, न्यूक्लियस का मास नहीं है, तो न्यूक्लियस का मास कितना हो जाएगा? एम एक्स माइनस ट्वाइस, सॉरी, एम एक्स माइनस ट्वाइस इन जेड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तो ये तो मास ऑफ द एटम है, तो ये कितना हो जाएगा? ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स। एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का जो मास था, अगर एटॉमिक नंबर जेड है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी जेड होगा, तो रिमूव द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास आ गया मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एक्स। अब मास ऑफ एम वाई जो है, दिस इज मास ऑफ एटम ऑफ वाई। अगर मैं एटम ऑफ वाई बोल रहा हूं तो उसमें से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन गायब है। अब हम एटम ऑफ वाई बोल रहे हैं तो उसमें से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन गायब है, वो एटम की बात कर रहे हैं, है ना, एटम की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो एम वाई माइनस वाई में से हीलियम, एक्स में से हीलियम निकला है तो एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो गया, तब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो Z-2 होंगे, तो Z-2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया अपने पास मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वाई। तो अपने पास एक्स के हीलियम मास के न्यूक्लियस का मास आ गया, वाई के न्यूक्लियस का मास आ गया। अपने पास हीलियम न्यूक्लियस है तो MHE जो है ये क्या है? मास ऑफ हीलियम एटम। तो मास ऑफ हीलियम एटम माइनस अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ गया मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ओके, अब मैं सिंप्लीफाई करने के लिए, इक्वेशन को थोड़ा सिंपल लिखने के लिए, पूरे इस एक्सप्रेशन को जो है इसको
मास ऑफ एक्स के न्यूक्लियस को अगर मैं स्मॉल एक्स से डिनोट कर दूं, वाई के न्यूक्लियस को के मास को मैं स्मॉल वाई से डिनोट कर दूं, मेरे इक्वेशन लिखना सिंपल हो जाएगा, बाकी टर्म यही है। और हीलियम के न्यूक्लियस के मास को मैं स्मॉल एच से डिनोट कर दूं, तो टोटल मास लॉस कितना हुआ है? इनिशियल मास था एक्स और फाइनल मास कितना है? वाई प्लस एच। तो इतना मास का लॉस हुआ है। दिस इज माय लॉस ऑफ मास। तो ये मास जो है, इसको अगर अपन डेल्टा एम बोल दे लॉस ऑफ मास को, तो एनर्जी कितनी मिलेगी अपने पास? एक्स माइनस वाई प्लस एच, जो मास का लॉस हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ओके, दिस इज द एनर्जी रिलीज, जिसको अपन क्यू एनर्जी बोलते हैं। क्यू इज इनिशियल मास एनर्जी माइनस फाइनल रेस्ट मास एनर्जी, इसको रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं। अब मैं इसको स्मॉल एम से डिनोट कर रहा हूं, तो स्मॉल एम से भी डिनोट कर सकते हो। इसको स्मॉल एम से डिनोट कर दो मास को, न्यूक्लियस के, हीलियम के, वाई के। तो यहाँ पे स्मॉल एम एक्स माइनस स्मॉल एम वाई माइनस स्मॉल एम एच ई इंटू सी स्क्वायर, ऐसा लिख लो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये तो अपने ऊपर है, अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं मास। सो जो मास लॉस हुआ है, दैट विल अपीयर, दैट विल कन्वर्टेड इनटू द फॉर्मूला डेल्टा एम सी स्क्वायर से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो एनर्जी किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी, इसको याद रखें। So Q is the net energy gained in the process if the initial nucleus of X is at rest. ठीक है। अब Q लेस देन जीरो भी हो सकता है, Q ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। Q लेस देन जीरो वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस only when the total mass of the decay product is less than the mass of the initial product. तो डीके हैज टू बी, अगर स्पॉन्टेनियस होना है, नहीं तो हमारे को बाहर से उसको करवाना पड़ेगा। हमें जबरदस्ती कुछ और करके एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उस प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ेगा। सो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इट हैज टू हैपन एट इट्स ओन। तो हम तो हमेशा जिसकी बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की, वेयर क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, विच इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी इज रिलीज इन द रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं जिसमें क्यू इज रिलीज विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं, देखेंगे हमारे पास अगर कोई आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन तो। सो Q greater than zero, Q greater than zero means energy released, energy released is exothermic reaction, जो कि स्पॉन्टेनियस है। अदरवाइज अगर वो एंडोथर्मिक है तो हमारे को करना पड़ेगा कुछ, बम्बार्डमेंट करना पड़ेगा, कुछ तरीके से उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, and Q less than zero is energy is absorbed, that is endothermic reaction. Okay, so we'll stop the class here only, and calculation the quantity of the final product जो है ना, वो हम कल की क्लास में करेंगे। ओके।